नमस्कार विद्यार्थियों। हम न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे थे कि न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि संविधान के कानूनों की व्याख्या करती है और उनका पालन नहीं करने वाले लोगों को दंडित करने का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से न्याय प्रशासन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, अभियोगों के निर्णय, संविधान की रक्षा, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा, परामर्श संबंधी कार्य और प्रशासनिक कार्य ये न्यायपालिका के मुख्य कार्य हैं जो कि न्यायपालिका के द्वारा संपादित किए जाते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका जब स्वतंत्र होगी तभी वो सफल रूप से काम कर पाएगी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो न्यायपालिका एक ऐसा अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है, न्याय की व्यवस्था करता है, लेकिन यदि वह न्यायपालिका किसी अन्य सत्ता के अधीन हो तो वह निष्पक्षता के साथ निर्णय देने में समर्थ नहीं होगी। तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न प्रावधान किए जाते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की योग्यता महत्वपूर्ण तथ्य है। न्यायाधीश योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी होने चाहिए। न्यायाधीशों में कानून का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष, ईमानदार और बाह्य दबाव से मुक्त होना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ये योग्यता रखी गई है कि कम से कम वे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकील अथवा 5 वर्ष तक वहाँ न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हों। दूसरा प्रावधान है न्यायाधीशों का वेतन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों को उचित वेतन भत्ते प्राप्त होने चाहिए जिससे वे निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। और एक बार उनके वेतन भत्ते निश्चित कर दिए जाने के बाद में उनमें किसी भी दशा में उनमें कमी नहीं की जानी चाहिए और उन्हें प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाओं में भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में समर्थ होंगे। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। निश्चित कार्यकाल से उन्हें वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है और यदि पदावधि छोटी होती है तो कोई भी न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग कर फायदा उठा सकते हैं और उनका कार्यकाल लंबा होना चाहिए जिससे कि वो लंबे समय तक कार्य कर सकें। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, अर्थात न्यायाधीशों को पद से हटाने की भी प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होनी चाहिए। उनकी बर्खास्तगी किसी व्यक्ति की इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए और न्यायाधीशों को पद से हटाने की कठोर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके। तो इस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये चीज़ें करना आवश्यक है कि योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन हो, उनकी अच्छे वेतन भत्ते हों, उनका कार्यकाल लंबा हो और उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो जटिल होनी चाहिए। और इसी प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। यदि कार्यपालिका और विधायिका उनके कार्यों में हस्तक्षेप करेगी तो नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखना संभव नहीं होगा और न्यायाधीशों को भी राजनीतिक दलों से दूर रहना चाहिए, उनसे तटस्थ रहना चाहिए और निष्पक्षता से उनको कार्य करना चाहिए। न्यायाधीशों के चयन की भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। भारत और अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य कार्यपालक द्वारा एक निश्चित समय के लिए की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है किंतु उन्हें हटा नहीं सकता। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। नेक्स्ट है विधायिका द्वारा निर्वाचन।
कुछ देशों में विधायिका के द्वारा भी न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन विधायिका द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है जनता द्वारा निर्वाचन। न्यायाधीशों को जनता द्वारा भी चुना जाता है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों और अमेरिका के कुछ राज्यों में यह व्यवस्था विद्यमान है। इस प्रकार से इन विभिन्न तरीकों में कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था ही एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और वो कार्यपालिका द्वारा जो नियुक्त न्यायाधीश हैं वो सही तरीके से अपने जो कार्य हैं वो संपादित करते हैं। न्यायपालिका की संगठन की बात करें तो न्यायपालिका का एक प्रशासनिक संगठन होता है। इसका जो ढांचा होता है सभी राष्ट्रों में एक जैसा नहीं पाया जाता है, इनमें अलग होता है। कुछ राष्ट्रों में पिरामिड की भांति संरचना होती है, अर्थात सभी न्यायपालिका का संगठन एक ऐसी श्रृंखला के रूप में होता है जिसमें निम्न स्तर के न्यायालयों के ऊपर उच्च स्तरीय न्यायालय होते हैं और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। और न्यायिक संरचना में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे न्यायालयों की संख्या घटती जाती है और अंत में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय में पीठ व्यवस्था। सभी देशों में सर्वोच्च न्यायालयों में बेंच व्यवस्था या पीठ व्यवस्था का प्रावधान रहता है। बेंच व्यवस्था में हर न्यायाधीश को जांच करने, बोलने और निर्णय देने की स्वतंत्रता है। हर न्यायाधीश विचाराधीन मुकदमे पर अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखते हुए निर्णय करता है और हर मुकदमे में सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय बेंच के रूप में कार्य करता है और पीठ में न्यायाधीशों की संख्या मुकदमों के महत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सामान्य और प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था। कुछ देशों में दो प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं, सामान्य और प्रशासनिक न्यायालय। इन देशों में ये माना जाता है कि व्यक्ति की नागरिक के रूप में और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अलग अलग भूमिका होती है, इसलिए सामान्य नागरिक के मुकदमों की सुनवाई हेतु सामान्य न्यायालय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायालय होने चाहिए। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था है। नेक्स्ट जो है विशेषीकृत न्यायालय। कुछ देशों में न्यायालयों का संगठन विशेषीकरण के आधार पर होता है। इन देशों में दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक और संवैधानिक मामलों के लिए अलग अलग विशेषीकृत न्यायालय होते हैं। तो पश्चिम जर्मनी में दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक और संवैधानिक मामलों में अलग अलग न्यायालय हैं। धन्यवाद।